हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर। तो आज हम आपके सामने 28 अक्टूबर के दिन भर की सारी खबरों के साथ आपके सामने पेश हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आज का मोटिवेशन कोट है, संघर्ष से जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। संघर्ष से जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। ठीक है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष ही हमेशा करना पड़ेगा। संघर्ष ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ऑप्शंस है 79, 134, 105, 129। तो इसका सही आंसर है, हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ में सूचकांक में भारत की रैंक 79 है। भारत 79वीं रैंक पर है। ठीक है, और वहीं HDI में 134 से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 पर है। ये रूल ऑफ लॉ जो कि जारी करता है, ये देश में विधि का शासन के स्थापित करने के लिए भ्रष्टाचार, कानून, न्याय और मूल अधिकारों की जांच के आधार पर ये रैंक जारी किया जाता है। इसमें भारत 79 स्थान पर आया है और वहीं पाकिस्तान 129 स्थान पर आया है। ठीक है, ये देख लीजिए, विधि शासन सूचकांक भारत की स्थिति। विश्व न्याय परियोजना कानून के नियम सूचकांक 2021 में भारत 79वें स्थान पर है ये। ठीक है, और ये इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन आया है? डेनमार्क। और वहीं भारत 79 स्थान पर है। ठीक है, फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है और ये सखारोव पुरस्कार विपक्षी नेताओं को दिया जाता है। ये तो इसका सही ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, ईरान, ब्राज़ील, रूस। तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला देश के विपक्षी नेता लोकतंत्र की बहाली के लिए मारियो कोरिना और गोजिलेज को ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, ये वेनेजुएला अपोजिट लीडर्स को वेनेजुएला के हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सखारोव पुरस्कार क्या है? ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया जाता है। ये यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 से शुरू हुई थी। 1988 से शुरू हुई थी इसकी। और पहली बार किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। और इसके सम्मान में यह नाम रखा गया है रूस के थे अंद्रेई सखारोवा, जो कि शांति को नोबेल पुरस्कार पाए थे। उनके सम्मान में ये पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, 2023 में किसको दिया गया था? महसा अमीनी को, जो कि ईरान के हैं। हिजाब के मामले में दिया गया था। वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं ने यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार जीता। ठीक है, ये पुरस्कार उनके लोकतंत्र की बहाली के लिए दिया गया, देख लीजिए, और उनके साहसी संघर्ष के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया था साल 1988 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ठीक है, तो ये फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है। ये राष्ट्रपति नहीं रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किए हैं। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? सैन्य विमान को निजी क्षेत्र में ये पहल, जो कि स्वदेशी देशों में विमानों के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और ये कहाँ पर शुरुआत हो रही है? ये बड़ोदरा में शुरुआत हो रही है। तो ये इसका सही आंसर है बड़ोदरा। और ये
किस देश के साथ हो रहा है? तो ये भारत और स्पेन के साथ हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेस के साथ ये वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि भारत की कंपनी टाटा कंपनी और स्पेन की कंपनी एयरोबेस कंपनी के दोनों साझा मिलकर यह पहली निजी असेंबली लाइन का स्थापना कर रहे हैं, जिसमें C295 विमान का निर्माण किया जाएगा और टोटल इसमें 56 विमान बनाए जाएंगे। कितने विमान बनाए जाएंगे? 56 विमान बनाए जाएंगे, जिसमें से 40 टाटा कंपनी बनाएगी और वहीं 16 का एयरोबेस कंपनी बनाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए वडोदरा गुजरात में किया जाएगा, जिसमें C295 का विमान का असेंबली लाइन का जो कि इसमें निर्माण किया जाएगा। प्लांट की स्थापना टाटा एडवांस सिस्टम ने एयरबस स्पेन के साथ मिलकर कर रही है। ठीक है, स्पेन की राजधानी बताना है क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किसका मुख्यालय है? मैड्रिड में UNWTO विश्व पर्यटन संस्थान का मुख्यालय है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। ये कंपनी भारत और स्पेन के बीच हो रहा है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेस, और वहाँ की कंपनी एयरोबेस कंपनी और भारत की टाटा कंपनी के साथ यह मिलकर काम कर रही है। तो इसका सही आंसर है वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफ़ी मांगी है? ऑप्शन है USA, कनाडा, रूस, मालदीव। तो इसका सही आंसर है USA, अमेरिका। अभी अमेरिका में हाल ही में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, जिसमें देख लीजिए जो बाइडेन साहब हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका में वहाँ के निजी निवासियों के सामने रेड इंडियन मूल निवासी जो कि वहाँ के हैं, इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति जो कि जारी किया गया था, जो कि 1969 में बंद कर दिया गया। इस नीति में क्या था? बच्चों को उनके परिवार से अलग दूर करके रखा जाता था। तो उसकी गलती के लिए उन्होंने अभी माफ़ी मांगी है 150 साल बाद। ठीक है, ये देख लीजिए बिडेन ने 150 साल पुरानी मूल अमेरिकी बोर्डिंग स्कूल नीति को लागू करने के लिए माफ़ी मांगी। 1970 के दशक तक यह बोर्डिंग स्कूल चला था। इसका उद्देश्य क्या था कि अमेरिकियों को उनके परिवारों, समुदायों, धर्मों और सांस्कृतिक मान्यताओं से बलपूर्वक अलग करके सांस्कृतिक रूप से आत्मसात करना। ठीक है, उनको परिवार से अलग किया जाता है। ये देख लीजिए नेशनल बोर्डिंग स्कूल के, ये देख लीजिए वहाँ के जो बच्चे रहते थे ऐसे परिवार से अलग कर दिए जाते थे। तो अमेरिका में चुनाव होने वाला है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वहाँ के चुनाव प्रचार में अभी हाल ही में उन्होंने ऐसा माफ़ी मांगी है जनता के सामने। तो ये 1970 में ये बंद कर दिया गया था। नेशनल बोर्डिंग स्कूल कब चालू हुआ था? 1819 में शुरू हुआ था। ठीक है, कामागाटो मारू जो कि एक कनाडा की जहाज़ थी, USA में जाने से उसको रोक दिया गया था। ये साल 1914 की घटना थी इससे संबंधित। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? अभी हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड कंपनी ने एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। वो कौन से देश के साथ किया है? तो ऑप्शन है UAE, USA, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो अभी UAE के साथ उन्होंने एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये देख लीजिए, आपको फोटो में दिखा रहा है, एतिहाद रेल के साथ राइट्स लिमिटेड मिलकर ये MOU पर साइन किए हैं। इसमें क्या होगा? रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रेल को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने के लिए है। MOU पर साइन किए हैं, देख लीजिए ये UAE। और इसमें कौन भाग ले रहा है? भारत की राइट्स कंपनी इंडिया है। राइट्स कंपनी क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत काम करती है और ये नवरत्न कंपनी है। ठीक है, भारत की नवरत्न कंपनी है। भारत में कितनी नवरत्न कंपनी है? 23 कंपनी है नवरत्न, और वहीं 14 कंपनी है महारत्न। ठीक है, और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती करेगा। और वहीं UAE
संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी आपको बताना है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है, और उसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। अभी हाल ही में यूएई में ही आयोजित हुआ आईसीसी 2020 वुमेन वर्ल्ड कप, जो कि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा कर दिया था। और यहीं पर कोप 28 का भी आयोजन किया गया है। कोप 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में ही किया जाएगा, और कोप 16 का आयोजन कोलंबिया में किया जाएगा। तो राइट्स लिमिटेड और एतिहाद रेल, भारत और यूएई के बीच ये समझौता ज्ञापन है, जो कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? यूएई, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू, सैम पित्रोदा, परिमल नाथवान, युवराज सिंह। तो इसका सही आंसर है थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू ने अभी हाल ही में रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने इसके लिखा है। तो अभी रतन टाटा जी का निधन हो गया था, जो कि टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। अभी इस समय टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष को नोएल टाटा बनाए गए हैं, और पूर्व आईपीएस अधिकारी थे थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू कौन थे? थॉमस मैथ्यू पूर्व आईपीएस अधिकारी थे। और वहीं परिमल नाथवान का पुस्तक क्या है? उनकी आत्मकथा कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर। ठीक है। युवराज सिंह के द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की आत्मकथा। वहीं अभिनव बिंद्रा की एस आर्ट ऑफ हिस्ट्री, सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओट्स, और उसके बाद सेनवान का नो स्पिन, सेनवान की आत्मकथा क्या नाम है? नो स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। पैदल सेना दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया। ये किस लिए मनाया गया? ये आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947 को जब श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से उन्हें विलय पत्र के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला नहीं, भारत पाकिस्तान उस समय अलग हो चुका था, तो उन्होंने बोला हम नहीं मिलेंगे, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बनेगा। तो इसके लिए उसी समय पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया, तो उस समय उन्होंने भारत से सहायता मांगी। तो उस समय सिख रेजिमेंट पहली बटालियन वहाँ पर उतारा गया था, पैदल मार्च सैनिक, जो कि उसमें युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए ये सेना दिवस मनाया जाता है, पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये 1947 को 27 अक्टूबर 1947 के दिन से ये की याद में ये मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, 24 अक्टूबर को आप लोग मनाए होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है, और अक्टूबर महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, वहीं विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व वन्यजीव दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व विजन डे 10 अक्टूबर को, जयप्रकाश जी की जयंती समारोह कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, जयप्रकाश नारायण
और वहीं 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और वहीं 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। तो यह है अक्टूबर माह के बहुत महत्वपूर्ण दिवस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन है गुस्साडी, छऊ, घूमर, चरकुला। ये छऊ नृत्य है, ठीक है। तो इनका संबंध है गुस्साडी लोक नृत्य, ठीक है, गुस्साडी लोक नृत्य से। चरकुला उत्तर प्रदेश में, घूमर राजस्थान में, छऊ ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? लोक नर्तक पद्मश्री कनक राजू, जो कि ये देख लीजिए प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, इनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था। 2021 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ये देख लीजिए, प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध गुस्साडी लोक नृत्य से था। कनक राजू का जन्म तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैंदूर मंडल के मरलावाई गांव में हुआ था। वह राजगोंड जनजाति से थे और 8 साल की उम्र में ही गुस्साडी नृत्य सीखने लगे थे, ठीक है। और उनको इस कला के योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 3 कौन से पद्म अवार्ड हैं? कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये तीनों अवार्ड भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? रानी रामपाल जो कि एक खिलाड़ी हैं अपने भारत की ही, तो उन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। तो इनका संबंध हॉकी से है, हॉकी खेल से इनका संबंध है रानी रामपाल। तो इन्होंने इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिए हैं। तो और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने अपने जीवन में कुल 120 गोल किए थे। और इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ठीक है। रायबरेली में इन्हीं के नाम पर एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है। और इनका जर्सी नंबर क्या था? 28 नंबर, जो कि इसको भी रिटायर कर दिया गया है। तो रानी रामपाल ने हॉकी खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया? हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया है? तो ऑप्शन है बिम्स्टेक, सार्क, SCO, आसियान। तो इसका सही आंसर है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? कुल मिलाकर इसमें 8 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक में 8 देश शामिल है। कौन कौन से देश हैं आपको मैं बता देता हूँ। ये देख लीजिए, 7 देश शामिल है। इसमें कुल 7 देश शामिल हैं। इसमें नेपाल है। ये भारत के पड़ोसी देश जितने हैं वो सब इसमें शामिल है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वहीं इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, बैंकॉक में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है, ठीक है, ढाका में है। और ये पहली बार ऐसी बैठक हो रही है
जो कि सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है, वो कि पहली बार ये कहाँ पर हो रहा है, मसूरी और नई दिल्ली में, मसूरी और नई दिल्ली के सेंटर पर सिविल सेवकों के लिए ये पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जो कि बिम्स्टेक के द्वारा किया जाएगा। बिम्स्टेक में 7 देश हैं और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बैंकॉक में हुई थी और इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य सीमा रेखा साझा करता है। तो दोस्तों आज के दिन भर के मैंने महत्वपूर्ण खबरों को मैंने बता दिया है और आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।